अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप लोगों ने जो पिछला हमारा जो फ्लेक्चर का लेक्चर था वो आप लोगों ने ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने उसी लेक्चर को आज ओपन किया हुआ है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग एडिशनल विथ यू कि आपको याद होगा कि हमने ये जो प्रॉब्लम एग्जाम्पल की थी हमने, तो इस एग्जाम्पल में हम एलपी और एलआर की जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो आपको भी मतलब नजर आ रहा होगा कि ये एलपी की इक्वेशन है, ठीक है। और एलआर की इक्वेशन तो इससे भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, जिसके लिए जो है वो आपको ढेर सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत है। यू कैन सी दैट कि ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन है और कोई नॉर्मल इंसान भी इसको देखेगा तो थोड़ा घबरा ही जाता है कि वो कैसे कैलकुलेशन होगी ये। तो आपका ये जो सेक्शन था हमने इसके लिए एल पी एंड एल आर की कैलकुलेशंस की थी। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि इन एलपी और एलआर की जो वैल्यूज हैं वो आपके मैनुअल में गिवन है, ठीक है। अब ये W14/68 सेक्शन है आपका। लेट मी गो टू टेबल 3-2। ये टेबल 3-2 है जिसमें जेड की जो है ना वो आपको देखिए यहाँ पे कि ये जेड की वैल्यू है, इसमें FY50 के एस आई है, शेप है डब्ल्यू शेप के लिए कैलकुलेटेड है। ये जो मोमेंट्स हैं आपके, ये इसने जो मोमेंट है, ये मोमेंट्स की वैल्यूज अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह आगे, अभी डिजाइनिंग में आएंगे तो ये जो MRX और MPX इनकी क्या माना है, ठीक है। तो इसमें आपकी देखें ये एलपी एंड एलआर की जो है ना वो वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आपका जो सेक्शन है वो W14/68 है, ओके। आपको ये जो आपका एग्जाम्पल प्रॉब्लम है अभी हम उसकी तरफ भी चलेंगे। तो आप अगर देखें तो आपकी ये जो एलपी की वैल्यू है वो है 8.69 और एलआर की जो वैल्यू है वो 29.3 है, ओके। तो यही जो सेम चीज है आपकी, यही जो सेम चीज है वो आपके इस एग्जाम्पल में है, ठीक है। वो कैसे है, अगर आप देखिए इसको कि यहाँ पर हमने इसकी जो एलआर की भी जो वैल्यू कैलकुलेट की, एलपी की जो सॉरी वैल्यू कैलकुलेट की थी वो देखें ये रही 8.69, ओके। और वो जो हमने एलआर की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वाज 29.3 और 29.28। तो आपने देखा कि ये जो रादर यूजिंग दीज इक्वेशंस, आपके पास अगर डब्ल्यू शेप है तो यू कैन यूज दिस चार्ट, ठीक है। आप इस चार्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं, इस टेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस टेबल में अगर मैं इसको थोड़ा वो और डाउन करूं इस टेबल को, आप देख रहे होंगे कुछ जो है वो शेप्स जो हैं आपके, ये देखें अब ये एक ग्रुप बना हुआ एक फैमिली है, इसमें जो है वो ये जो शेप है ये बोल्ड है, बाकी जो है ना बोल्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन सारे शेप्स में, ठीक है, इन सारे शेप्स में ये लाइट शेप है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर आप इसकी देखें स्ट्रेंथ 473 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो 473 W14/74 की भी, लेकिन ये हैवी है और ये लाइट शेप है। वेट जो इसका जो है वो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये जो वेट है अगर आप देखें इसमें सबसे जो लाइटेस्ट है वो 55 है, ठीक है। 55 पाउंड पर फिट जो है वो आपका लाइटेस्ट शेप है इसमें, इस ग्रुप में। और इसको जो है वो अरेंज करके AISC मैनुअल में रीअरेंज किया गया इन शेप्स को, ताकि हमारे लिए आसानी हो टू डिजाइन द सेक्शन इकोनॉमिकली, ओके। ये जो हमारा जो लेक्चर था, हमने जो डिस्कशन किया था, मैं आई थॉट कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। अभी हम इस टेबल पे और भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो MPX और MRX और ये जो MRX और MPS जो है ना दोनों ये जो है वो क्या चीज़ें हैं, MPX क्या है, MRX क्या है। सो इंशाल्लाह ताला बल्कि मैं थोड़ा इस पे अभी जो है ना वो नज़रसानी कर लेता हूँ क्योंकि लेक्चर 14 हमारे सामने है, क्योंकि ये डिस्कशन उसी लेक्चर में हुई थी। देखिए इसमें जो थे वो हमारे नॉमिनल स्ट्रेंथ जब हमारा लेटरली सपोर्टेड था, कंटिन्यूसली लेटरली सपोर्टेड था, तो हमारी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी थी वो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी FY/ZX थी, हमने कैलकुलेशन कर ली थी। लेकिन जब हमारी अनब्रेस्ट लेंथ बिटवीन LP और LR थी, इट मीन्स के एट द LP थी, मतलब LP की वैल्यू के ऊपर जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो MP है और LR के पॉइंट के ऊपर जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो LR है, ठीक है। तो ये जो है दो पॉइंट्स हैं, मोमेंट कैपेसिटी एट LP और मोमेंट कैपेसिटी और LR, ठीक है। मतलब जब अनब्रेस्ट लेंथ इक्वल टू LR या उससे ग्रेटर हो, और जब आपकी अनब्रेस्ट लेंथ जो है ना बिटवीन LP एंड LR हो या इक्वल टू LP हो, तो वो जो स्ट्रेंथ है हर सेक्शन की, वो जो हमारा ये टेबल है, टेबल 3-2 सॉरी, वो जो है वो उसमें हमारी MP और MR की जो है वो वैल्यूज
गिवन है। ये चीजें हमें डिजाइनिंग में अभी काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि ये टेबल जो है वो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो हमारा जो एक्चुअली है वो डिजाइनिंग के ऊपर है। तो डिजाइनिंग शुरू करने से पहले लेट मी क्लियर दिस ऑल ड्राइंग्स। ओके, सो लेट अस गो टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर। मैं जो है वो शेयर के ऊपर, पहले हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ के ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में जो वो डिस्कशन की थी, जिसमें हमने बेरिंग बेंडिंग स्ट्रेंथ या जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी हमने जो है ना वो कैलकुलेट की सेक्शन की। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर हम बीम के ऊपर आए, आप यू कैन सी दैट, अगर हम इस सेक्शन को जो है ना, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो थर्ड पॉइंट लोडिंग है, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड लोड है, इसकी शेयर फोर्स डायग्राम आप देख सकते हैं। एंड दिस इज नॉट द न्यू थिंग फॉर यू, आपके लिए ये नई भी नहीं है। शेयर फोर्स डायग्राम आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है इसको। अगर हम इसका सेक्शन यहाँ से कट करें तो आपके पास कौन सी इंटरनल फोर्सेज होंगी, एक ये शेयर होगा और ये मोमेंट होगा। मोमेंट को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस में उस मोमेंट की जो स्ट्रेस है उसको हमने चेक कर लिया, उसके हवाले से हमने देख लिया कि हमारा बीम सेफ है या नहीं है। लेकिन इसको नहीं भूलना हमने, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स या इंटरनल स्ट्रेस ये भी मौजूद है, शेयर स्ट्रेस भी मौजूद है। सिर्फ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मौजूद नहीं है, शेयर स्ट्रेस भी मौजूद है। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, काउंटर करेंगे, उसकी हम कैलकुलेशन नहीं करते, उसको हम सिंपली जो है वो इन फॉर्म ऑफ शेयर फोर्स हम चेक कर लेते हैं कि वो ओके है या नहीं है। वो कैसे करेंगे आगे हम लेक्चर में चलेंगे, लेकिन इसकी जो है बेसिक जो मैकेनिक्स है उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो डिस्कशन ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ये जो शेयर स्ट्रेस की जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन है हमारी, इसमें ये जो V है वो वर्टिकल शेयर फोर्स है, ये तो शेयर स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है। ये जो Q है, फर्स्ट मोमेंट about the neutral axis of the area of the cross section between the point of interest and the top or bottom of the cross section। point of interest से मुराद ये कि जिस पॉइंट पे हम shear stress कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो फिर उससे लेके टॉप या बॉटम ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे जाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस है इसका, और विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमने इस इक्वेशन में देखनी है। इसी इक्वेशन को अगर हम आगे ले चले अपने डब्ल्यू शेप के लिए, तो डब्ल्यू शेप के लिए इस इक्वेशन को देखें तो आप देखें तो ये जो है वो टी आ गया, यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेब आ गया विड्थ के बजाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शेयर फोर्स है, और ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो है वो शेयर स्ट्रेस डायग्राम है। क्या है ये, रिमेंबर दिस, ये जो डायग्राम है वो जो है वो आपकी शेयर स्ट्रेस डायग्राम है। आप देखें, इसके पहले आपने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो थी या बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम देखी थी, वो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसी थी, लेट मी ड्रॉ इट। मैं इसको रफली ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह होके, और आपकी ये यूं जाके ये डायग्राम बन रही थी, ठीक है। इट मींस कि यही न्यूट्रल एक्सिस था जिसपे जो है वो आपकी शेयर स्ट्रेस जीरो हो रही है। लेकिन अगर आप देखिए उसी न्यूट्रल एक्सिस पे आपकी ये जो शेयर स्ट्रेस है, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे जीरो है या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जीरो है, तो शेयर स्ट्रेस वहां पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और ये जो है वो वेरिएशन हो रही है इसमें। तो ये जो वेरिएशन है आपकी, ये न्यूट्रल एक्सिस की वजह से, ऐसी बात है, आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो आपकी सॉरी ये जो फर्स्ट मोमेंट है, इसके ऊपर अगर आप देखें टॉप या बॉटम से जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला टॉप या ये वाला बॉटम है, तो आप अगर उससे न्यूट्रल एक्सिस तक आएंगे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम जो है ना ये क्यू की वैल्यू होती है। तो इस वजह से शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू अल्टीमेटली जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो मूविंग अहेड, मैं इसको थोड़ा इन डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने जस्ट इसको एज अ चेक करना है, कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इक्वेशंस का पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है हमारी, अल्टीमेट शेयर शुड बी लेस देन द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये मोमेंट में भी है तो इसमें भी है, जस्ट सेम एज फॉर द एएसडी रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा ये जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन है, जिस तरह नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी एफ वाई एस एक्स होता था या एफ वाई जेड एक्स होता था, तो इसी तरीके से आपका ये जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है उसकी जो इक्वेशन है वो 0.6 है इंटू एफ वाई इंटू ए डब्ल्यू इंटू सी वी। अब ए डब्ल्यू क्या है जी, ए डब्ल्यू जो है वो आपका एरिया ऑफ द वेब है, ठीक है, एरिया ऑफ द वेब है, एरिया ऑफ द वेब, ओवरऑल डेप्थ। अब इसमें जो चीज है जो आपकी जिसमें आपको जो नया फैक्टर नजर आ रहा होगा वो आ रहा होगा सीवी, ठीक है। इसमें सीवी क्या है, रेशियो ऑफ क्रिटिकल वेब स्ट्रेस टू शियर यील्ड स्ट्रेस।
अब सीवी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो सीवी है वो डिपेंड करती है कि ये जो कि वेब हमारी यील्ड करे, या वेब इन इलास्टिक बकलिंग हो या इलास्टिक बकलिंग हो, इसकी जो लिमिट है वो वेब यील्ड करने की लिमिट है, ठीक है, लिमिट स्टेट है। जिस तरह हमारा ये जो लिमिट स्टेट होती है, डिफ्लेक्शन भी होती है, लिमिट स्टेट में यील्डिंग होती है, ठीक है, डिफरेंट लिमिट स्टेट होती है, लेकिन इस जगह पे जो लिमिट स्टेट है वो वेब की यील्डिंग है, ठीक है। अच्छा, वेब इन इलास्टिक बकलिंग भी हो सकती है या वेब इलास्टिक बकलिंग भी हो सकती है, कोई भी हमारी लिमिट स्टेट यहाँ पे हो सकती है, सीवी जो है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्पेशल केस है हॉट रोल्ड आई शेप का, जिसमें एच और टी डब्ल्यू अगर लेस देन है दिस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो हमारी जो लिमिट स्टेट है शेयर यील्डिंग की वो 1 होगी, और इसके लिए जो फ्लेक्सुरल उसके लिए जो मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए एलआरएफडी में इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 1 होगा, और एएसडी में 1.5 होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारे जो लेस देन एफ वाई इज इक्वल टू 50 के एस आई, हमारे जो डब्ल्यू शेप्स हैं जिनकी मटेरियल प्रॉपर्टी एफ वाई 50 के एस आई से कम है, तो वो सारे के सारे आपके इस जुमरे में आते हैं, जिनके लिए सी, अगर ये सिचुएशन बनती है एच और टी डब्ल्यू इज लेस देन दिस, तो सी वी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा जी, अदर केसेस जो हैं वो आपके, अगर इसके अलावा जो डब्ल्यू शेप के अलावा जो केसेस हैं, वो जो केसेस हमारे हैं एक्सेप्ट राउंड एचएसएस, ठीक है, उसके लिए जो है वो हमारा जो 5e जो होगा वो एलआरएफडी के लिए जो फैक्टर होगा वो 0.9 होगा, और ये एएसडी के लिए 1.67 होगा, और सीवी की वैल्यू अगर इससे लेस आ रही है तो इस मींस के देयर इज नो वेब इनस्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना आप याद रखिएगा कि जो चीज है, जब आपकी ये जो वैल्यू है इससे कम है, तो यहाँ पे जो लिमिट स्टेट है वो शेयर यील्ड है, ठीक है, शेयर यील्डिंग है वेब की। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे ये जो वैल्यू है जहाँ पे जो ये जो शेप्स हैं एक्सेप्ट राउंड एचएसएस, तो इसमें जो है अगर ये क्राइटेरिया मीट करता है तो इट मींस कि वहां पे वेब इनस्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी सेम चीज है शेयर यील्ड वाली। अच्छा, अगर हमारा ये वाला जो क्राइटेरिया है इक्वेशन का, ये हमारा अगर मीट होता है तो इट मींस कि इन इलास्टिक वेब बकलिंग जो है वो हो रही है, और सीवी को जो कैलकुलेट करने की इक्वेशन है फिर वो सीवी 1 नहीं रहेगा, तो आपको इस इक्वेशन से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमारा ये जो एच और टी डब्ल्यू ये जो अगर हमारा इससे ग्रेटर है तो लिमिट स्टेट हमारी इलास्टिक वेब बकलिंग हो जाएगी, और सीवी की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक जो कांस्टेंट है के वी, उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आप इनको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसमें भी आ सकती हैं, ठीक है। आई डोंट नो इफ दैट कम्स तो यू विल हैव टू सॉल्व इट, सो डू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद शेयर स्ट्रेंथ के बाद जो हमारी जो चीज है वो है हमारी जो फ्लेक्सुरल मेंबर्स में चेक करने के लिए, वो हमारी डिफ्लेक्शन है। अब डिफ्लेक्शन जो एक ऐसी टर्म है, सो आई डोंट नीड टू डिस्कस इट मच, क्योंकि ये हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बड़े डिटेल से जो है ना वो कैलकुलेट भी कर चुके हैं, डिस्कशंस भी कर चुके हैं, ओके। लेकिन थोड़ा हम सर्विसेबिलिटी की जो है ना बात करें कि आपका सिर्फ स्ट्रक्चर सेफ नहीं होना चाहिए। देखिए, सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी में बड़ा फर्क है। मतलब आप कोई क्रूड सा कोई बड़ा बड़ा जो है ना बीम बड़ी बड़ी चीजें बना दे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर सेफ तो हो लेकिन सर्विसेबल ना हो, इट मीन्स में उसको कोई ऐसी और, अब सर्विसेबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। डिफ्लेक्शन जो है ना इज वन ऑफ द, बल्कि मैं सर्विसेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें कि a serviceable structure is that one performs satisfactorily, not causing any discomfort or perception of unsafety for the occupants, या जो यूजर ऑफ स्ट्रक्चर है वो उसको जो है ना वो उसको अनसेफ जो है ना वो फील ना हो, ठीक है। सेफ तो आपने उसको डिजाइन कर लिया, लेकिन आपकी सर्विसेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर की कि वो अनसेफ फील ना करवाए, ठीक है। हमने पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बीम डिफ्लेक्ट करता है तो इंजीनियर जो है वो तो उसको देख के कंफर्टेबल रहता है कि ठीक है ये डिफ्लेक्शन हो रही है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, तो इट्स नॉट द बिग प्रॉब्लम। लेकिन जो कॉमन पर्सन है या जो एंड यूजर है, जो अगर वो नॉन टेक्निकल बंदा है, तो जाहिर सी बात है उसने परेशान हो जाना है, वो समझेगा कि जी स्ट्रक्चर तो फेल हो रहा है। तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन प्रोड्यूस करती है,
ठीक है। तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि बीम्स के नीचे आजकल जो है ना वो ग्लास की पार्टीशंस हैं या ऐसा कोई दूसरे जो मटेरियल्स आ रहे हैं जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, तो बीम की अगर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होती है तो उसकी वजह से भी वो जो पार्टीशन का जो मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी डैमेज हो सकता है। तो एक्सेसिव पार्टीशन इज नॉट सॉरी एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इज नॉट अलाउड इन एनी केस, ठीक है। तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को जाहिर सी बात है आम बंदा तो उसको लेगा जी स्ट्रक्चर मेरा अच्छा नहीं बनाया इंजीनियर ने। बहरहाल इन सारी चीजों को आपने ख्याल ख्याल रखना है। ओके, तो ये केस है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोड है इसके ऊपर। ये इक्वेशन जो है वो हम काफी दफा डिस्कशंस कर चुके हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में, सो दिस इज नॉट द न्यू फॉर यू। ठीक है, आपने ये फार्मूला के थ्रू इसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे कोई डिफरेंट सिचुएशन है तो दूसरे जो वर्चुअल वर्क मेथड है, कॉन्जुगेट बीम मेथड है, ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड है, तो आप या इसके अलावा जो इक्वेशंस हैं आपके पास चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स के थ्रू आप डिफ्लेक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट द बिग प्रॉब्लम फॉर यू, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ लिमिट नहीं है बल्कि एक सर्विसिबिलिटी लिमिट है। तो डिफ्लेक्शन को आप जब भी चेक करेंगे तो सर्विस लोड से करेंगे। सर्विस लोड से मुराद आप फैक्टर्ड लोड यूज नहीं करेंगे जिस तरह स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपने इसके अलावा इसमें वो जो डेड लोड है बीम का, स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर में आप वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे स्टील स्ट्रक्चर में इस चीज को कैटर किया जा सकता है। उसको इस तरह, अगर ये बीम स्ट्रेट है, अगर आप उसको यूं कैंपर दे दें, थोड़ा हल्का सा कैंपर दे दें, तो वो जो डेड लोड की जो डिफ्लेक्शन है वो उसमें जब आपकी जो है वो कवर इस तरह जो है ना ये बीम स्ट्रेट हो जाएगा ड्यू टू डेड लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी। तो ये जो कैंपर है, ठीक है, वो कैंपर प्रोवाइड करने के बाद जो है वो आप स्टील स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरल स्टील के जो शेप है उसमें डेड लोड को ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है जब आपके पास कैंपर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर आप डेड लोड को जो है वो बीम के जो है वो उसको भी कैलकुलेट कर लें, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन को भी कैलकुलेट कर लें, लेकिन वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो माइनर सी आनी है। ये जो है वो कुछ कोड्स के मुताबिक हमारे पास परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो है वो आपके पास जो है ना वो वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रूफ बीम देखें तो सपोर्टिंग प्लास्टर सीलिंग है अगर आपकी, तो प्लास्टर सीलिंग है इसके ऊपर, तो ये डिफ्लेक्शन की जो है ना वो लाइव लोड डिफ्लेक्शन है, डेड प्लस लाइव लोड डिफ्लेक्शन है या स्नो लोड है। इसी तरीके से जो है वो फ्लोर बीम के लिए है, रूफ बीम के लिए है, सबके लिए जो है वो आपको परमिसिबल लिमिट्स है। इसी तरीके से हर एलिमेंट के लिए परमिसिबल, फॉर एग्जांपल हर फ्रैक्चर कंडीशन के लिए, ये तो रूफ बीम है, फ्लोर बीम है, इसके अलावा भी कोई कंडीशन है तो उसके लिए कोड आपको मैक्सिमम अलाउबल लिमिट परमिट करता है। या तो वो ये इक्वेशन दे देता है या वो आपको बता देता है कि भाई 1 इंच है या 0.5 इंच है, इससे जो है वो वैल्यू ज्यादा ना हो। एनी केस कैन बी, आपको जो एरिया कोड है उसको जो है वो फॉलो अप करना होता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है वो आपका कंप्यूट द डेड लोड एंड लाइव लोड डिफ्लेक्शंस फॉर द बीम शोन इन फिगर 5.2.3। इसमें डेड लोड जो है वो 500 पाउंड फीट है, लाइव लोड जो है 550 पाउंड पर फीट है। ठीक है, तो आप इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको लाइव एंड डेड लोड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है, और इसकी जो लाइव लोड की जो परमिसिबल लिमिट है लाइव लोड डिफ्लेक्शन की वो L/360 है। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे जी, आप इसको यूनिट्स को चेक करेंगे। यूनिट्स को आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, आपने इसको पहले तो किप में कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 29,000 KSI मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी वैल्यू आपको मैनुअल से मिल जाएगी। ये जो शेप है मैनुअल में मौजूद है, वहां से जाके आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आप उसकी वैल्यू पिकअप करेंगे। ओके, आपने इसको इंचेस में कन्वर्ट कर दिया लेंथ को, और ये जो पाउंड पर फिट है तो उसको पर इंच में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 12 से, तो आपका ये जो वैल्यू आती है वो 0.616 इंच आती है। इसी तरीके से आपकी ये जो लाइव लोड की जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो ये वैल्यू है। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, ये जो है वो टेबल अब मैंने यहाँ पे रख दिया। आपकी ये जो लाइव लोड की परमिसिबल लिमिट है वो L/360 है, तो लेंथ आपकी बीम की 12 फीट है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 360 से, तो 1 इंच है आपकी लाइव लोड डिफ्लेक्शन है वो 0.678 इंच आई है। तो आपका ये जो बीम है जो लाइव लोड की डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है। ओके, ये जो है एक और प्रॉब्लम होता है डिफ्लेक्शन की वजह से,
जो पहले तो आपको ये डिस्कशन किया कि डिफ्लेक्शन होने की वजह से जो पार्टीशन मटेरियल है जो आप यूज कर रहे हैं उसमें भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन डिफ्लेक्शन होने की वजह से एक और प्रॉब्लम है पॉन्डिंग, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन की वजह से सैग आ जाता है और एक तरह का पॉन्ड बन जाता है, उसकी वजह से जो है वो एक प्रॉब्लम है, जो कि बहरहाल फिलहाल तो सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपका ऐसा फ्लैट रूफ सिस्टम हो जिसमें जो है वो आपकी ड्रेन्स क्लॉग हो जाए और पानी वहां पे रुक जाए, तो पानी उसको जो है वो जाहिर सी बात है पानी के लोड की वजह से वो उसको ज्यादा जो है डिफ्लेक्ट कराएगा। तो इसी वजह से कई जो है वो AISC स्पेसिफिकेशंस भी जो है वो पॉन्डिंग के लिए जो है वो भी डिजाइन जो है ना वो करती हैं कि पॉन्डिंग को भी आप जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। अगर कभी ड्रेन क्लॉग हो जाए तो पॉन्डिंग हो जाए तो उस इफेक्ट को भी आपने ऐड करना होता है, इंक्लूड करना होता है। फिलहाल हम इस लेवल पे जो है इसको चीज को जो है वो नहीं छेड़ रहे। लेकिन ये जो अगर आपकी AISC अपेंडिक्स 2 है इसमें जो है डिजाइन ऑफ पॉन्डिंग वहां पे कवर्ड है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड ही कैन रीड इन देयर, ठीक है, AISC मैनुअल में आप इसको देख सकते हैं। अब जो बात है हमारी, अब हमारी जो है वो डिजाइनिंग है, ठीक है। हम डिजाइन करने से पहले हमेशा उसका जो है वो प्रोसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। डिजाइन ऑफ कोर्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल शेप है, ठीक है, जो आपकी बोथ स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, ऐसा सेक्शन। इसमें एक और जो तीसरी चीज है वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिकल भी हो, ठीक है। आपने हैवी सेक्शन नहीं सिलेक्ट करना, स्ट्रेंथ, सर्विसिबिलिटी और इकोनॉमी तीनों चीजों को फुलफिल कर रहा हो आपने, ऐसा जो है वो सेक्शन सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपको ये पता है कि हम जो है वो हमारा जो क्रिटिकल पोजीशन है हमारे फ्लेक्सुरल मेंबर की, वो हमारी जो होती है वो फ्लेक्चर में ही होती है, शियर में जो है वो नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि डिजाइन करते हैं शियर के लिए और सॉरी डिजाइन करते हैं फ्लेक्चर के लिए, और उसमें उसको अल्टीमेटली शियर स्ट्रेंथ उसकी चेक कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा बीम ना बना दें हम जिसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ या नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा हो और वो शियर में फेल हो रहा हो, तो वो हमारा बीम किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो हमें सर्व ही नहीं करेगा। मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अचीव करने से पहले ही। तो इस तरह की सिचुएशन हमने नहीं जो है वो प्रोड्यूस करनी। हमें ऐसा मेंबर चाहिए जो शियर को भी रेजिस्ट कर रहा हो। हमने जब भी फ्लेक्चरल मोमेंट के फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ उसकी कैलकुलेट करनी है, उसको शियर में जरूर चेक कर लेना है ताकि वो शियर में फेल ना हो रहा हो उसी लोड में। ओके, सो पहला उसका जो पॉइंट है, आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ जो है फैक्टर लोड मोमेंट, और उसके लिए जो है वो ASG के लिए अनफैक्टर्ड मोमेंट है उसके लिए फैक्टर्ड है, वो आपने जो है ना वो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। मतलब जो लोड से उसमें से आप जो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो वेट ऑफ द बीम है आपको फिलहाल तो पता ही नहीं, क्योंकि आपको सेक्शन तो गिवन नहीं है, सेक्शन तो आपने सिलेक्ट करना है, आपने उसको फिलहाल इग्नोर कर देना है। बाद में जब आप सेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो फिर उस सेक्शन के जो डेड लोड है, अपना सेल्फ वेट है, उसको स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर लेंगे। डिफ्लेक्शन में तो आपको पता है आपने नहीं करना है इसको, लेकिन आपने स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो है वो सेक्शन की जो अपना जो डेड लोड है उसका मोमेंट जो है, उसकी वजह से जो मोमेंट का लोड आएगा, उसकी वजह से जो मोमेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी उसके डेड लोड की वजह से, वो भी इंक्लूड करके उसको चेक कर लेना है कि डिजाइन स्ट्रेंथ से वो कम हो ज्यादा ना हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहला स्टेप जो है वो आपका, आपने अल्टीमेट मोमेंट है, जो आपका जो लोड है अल्टीमेट लोड है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अल्टीमेट फोर्स है जो मोमेंट की वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक शेप सिलेक्ट करना है जो आप उस स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, ठीक है। किस तरह करना है आपने, वो दो तरीकों से हो सकता है। एक ऐसा शेप अज्यूम करें और उसकी कंप्यूट करें अवेलेबल स्ट्रेंथ, और उसको जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से मतलब आप करें उसको कंपेयर करें, ठीक है। और ये जो है वो इतना आसान नहीं है ट्रायल शेप को सिलेक्ट करना, ठीक है। एग्जांपल 5.1 अभी हम करेंगे तो उसमें मतलब वो लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशंस में है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास एक बहुत ही अच्छा टूल है, बीम डिजाइन चार्ट्स हैं। अभी हम आएंगे इंशाल्लाह बीम डिजाइन चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये बहुत ही इजी मेथड है। उसके बाद जब आपकी बीम की जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर आप उसकी शेयर स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद आप उसकी सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इट मींस कि डिफ्लेक्शन है, आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। पहले पहले आपने अल्टीमेट लो मोमेंट की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर शेप सिलेक्ट करना है,
ठीक है, उसको किस तरह करना है, या तो कोई शेप अज्यूम करें, उसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, कंपेयर करें, या बीम डिजाइन चार्ट यूज करें, उसके बाद उसकी शेयर स्ट्रेंथ को चेक करें कहीं वो शेयर में फेल तो नहीं हो रहा, और उसके बाद सर्विसेबिलिटी लिमिटेड डिफ्लेक्शन उसको चेक करना है आपने। ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, इसमें हम जो है वो हमारे बीम को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको पता है कि बीम में भी हमारे पास मतलब दो सिचुएशन है, ठीक है, कि बीम हमारा जो है लेटरली सपोर्टेड है कंटिन्यूअसली, या अनब्रेस्ड लेंथ उसमें मौजूद है। अनब्रेस्ड लेंथ के हवाले से हमने बड़ी डिस्कशंस की थी लास्ट टाइम कि अनब्रेस्ड लेंथ हो तो फिर उसके लिए जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी उस पर आपको स्ट्रेंथ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अदर वर्ड्स की स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो जाती है। अगर आपका कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट हो तो फिर वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, वो जो सेक्शन है वो अचीव कर लेता है। जो भी सेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूअसली लेटरली सपोर्टेड है और कॉम्पैक्ट है, तो वो पूरा का पूरा जो आपका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी वो अचीव करेगा। अच्छा जी, अब आप एक प्रॉब्लम है, सिलेक्ट हॉट रोल शेप ऑफ A992 स्टील फॉर द बीम शोन इन फिगर 5.2, द बीम हैज कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट। यहाँ पे बड़ी जिंदगी आसान हो गई है, हमारे पास अनब्रेस्ड लेंथ है ही नहीं, and must support a uniform service load of live load of 4.5 kip per feet. The maximum permissible live load deflection is L by 240। यहाँ पे उन्होंने जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिटेड डिफ्लेक्शन की वो दे दी है, लाइव लोड दे दिया है, ठीक है। और आपका जो ये यूनिफॉर्म सर्विस लाइव लोड है, इट मींस कि ये यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड है, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट है, सिंपली सपोर्टेड है। अच्छा, अब आप एलआरएफडी सॉल्यूशन को पहले हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है एएसजी एलआरएफडी में सिर्फ फैक्टर्स का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जो अल्टीमेट जो लोड कैलकुलेट करेंगे, आपको WD है डेड लोड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास, ना ही सेक्शन है जो उसका डेड लोड आप काउंट करें, तो वो आपका फिलहाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइव लोड आपके पास कितना है, 4.5 है, 7.2 किप पर फिट आपके पास ये आ गया। अल्टीमेट मोमेंट अगर आप यूडीएल के सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो WL²/8 है। इट इज अ वेरी वेल नोन थिंग, आपको पता है, आपने पढ़ लिया हुआ है इस चीज को। तो आपके पास जो अल्टीमेट मोमेंट है वो आपकी जो फोर्स है वो आपका जो वो है 810 फिट किप्स है। ओके, तो अब आपने इस डिजाइन जो लोड के अगेंस्ट आपने क्या करना है, डिजाइन करना है। आपको पता है कि आपका जो है वो शेप है वो आप कहते हैं जी, अज्यूम करते हैं कि शेप आपका जो है वो कॉम्पैक्ट होगा। वो आपको पहले ही बताया गया है कि आप शेप ही कॉम्पैक्ट सिलेक्ट करें, जिसके ऊपर एफ हो वो ना सिलेक्ट करें, ठीक है। जिसके ऊपर फुट नोट में एफ लिखा हो मैनुअल में उसको सिलेक्ट ही ना करें, दूसरा कोई शेप सिलेक्ट करें जो आपके लिए कॉम्पैक्ट हो फ्लेक्चर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, आपके पास इक्वेशन है Fy/ZX Mn=MP। ओके, आप डायरेक्टली जो है वो फैक्टर भी इसके ऊपर लगा देंगे। फैक्टर जो है ना वो मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस जो है ना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आ रही है वो 216 इंच क्यूब है, ठीक है। अब आपका ये ZX टेबल है जो अभी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया, आप उस सेक्शन में जाएंगे। ओके, उस सेक्शन में आप जाएंगे, आप 216 जो है वो उस चीज को जो है वो टारगेट करेंगे। 216 में आप क्या करेंगे, देखिए इस फैमिली को अगर आप देखें, इस ग्रुप को देखें, इस ग्रुप में अगर आप देखें तो ये जो है वो 211 12 14 21 ये सब है, लेकिन इसमें जो सबसे जो आपका जो लाइट वेट है और जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी ज्यादा है, तो वो आपका कौन सा है, W24/84 है, ठीक है, जिसके ZX जो है वो 224 है। इट मींस कि हमें जो रिक्वायर्ड ZX है वो है 216। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा जी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, W24/84 को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है मोमेंट को रिकैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास डेड लोड की जो वैल्यू है वो आ गई है, वो क्या है, 0.084 फिट किप है। तो आपकी ये जो अल्टीमेट मोमेंट है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो 821.4 किप फिट आई है। अगर आप इसी के जरिए अगर फिर से ZX की जो है वो कैलकुलेशन करें, तो ZX जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास है 219, जबकि W24/84 का जो ZX है वो आपके पास जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस 224 इंच क्यूब है। मैं ZX इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज इजी टू से, टाइम सेविंग है, और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ये 3 वर्ड्स हैं, तो आई एम डिनाइंग दोज वर्ड्स, ठीक है। तो मैं इसको ZX कह रहा हूँ, मतलब ये जो वैल्यू है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। सो यू नो दैट हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो
आपने क्या करना है, आपका ये जो सेक्शन है वो स्ट्रेंथ वाइज तो ओके है, लेकिन आपने आप इसको क्या करना है, आपने अब इसको शेयर में चेक करना है। शेयर इसकी जो है वो कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको पता है कि आपका अब जो ये जो अल्टीमेट लोड है वो कितना बन गया है आपका 7.301 किप पर फिट, ठीक है, ये यूडीएल जो लोड है। अब आपका ये जो रिएक्शन होगा, यू नो दैट उसका WL/2 होता है आपका रिएक्शन, जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो उसके ऊपर यूडीएल हो तो उसका जो रिएक्शन होगा वो आपका जो रिएक्शन होगा वो WL/2 होगा। तो आपकी ये जो लेंथ है वो 30 है, आपकी ये जो शेयर जो आपके ऊपर अल्टीमेट शेयर जो है वो आपका कितना है 110 किप्स है, जो उसके ऊपर जो आपका जो अल्टीमेट लोड है शेयर का, अल्टीमेट फोर्स है शेयर की, वो इतनी है। ZX टेबल में आप अगेन जाएंगे, उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो है वो गिवन है आपको, आप जो मतलब आप देख के जो है वो आपको आपको मतलब वो जो पीछे हमने जो शेयर स्ट्रेंथ की जो इक्वेशंस थी उनके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली ZX की जो टेबल है, जो टेबल 3-2 है, इसमें आपको शेयर की वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है LRFD के लिए, वो 340 किप्स है शेयर स्ट्रेंथ इस सेक्शन की, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ इस सेक्शन की जो है वो 340 किप्स है। इट मीन्स के अब आप जो है वो आपके पास जो शेयर फोर्स है वो है 110, तो यू आर फॉर सेफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर में। अब हम आते हैं हमारी जो सर्विसेबिलिटी चेक है वो है डिफ्लेक्शन का, ओके। तो इसमें जो है वो हमारी मैक्सिमम लाइन लोड डिफ्लेक्शन जो L/240 है वो है 1.5 इंच। अगर हम 5WL4/384 EIX हम करें तो ये जो हमारा जो लोड है, लाइव लोड है, वो 4.5 है, यू नो दैट, ठीक है। और ये जो है वो हमारा इसको जो 4.5 किप पर फिट है तो इसको किप पर इंच किया है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 1.19 आई है हमारी, ठीक है। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तो स्टील की यूज होनी है। आई जो है वो अगेन आपने W24/84 का जो है वो मैनुअल से जाके देख लेना है, ठीक है। तो वो 2370 इंच 4 है, ठीक है। तो आप ये जो सेक्शन है आपका, वो आपका जो सेक्शन जो है सॉरी, वो डिफ्लेक्शन या सर्विसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है। तो ये जो एग्जांपल है वो हमने जो डिस्कशन की, इसमें जो है वो हमारी कंटिन्यूअस लैटरल सपोर्ट थी, तो दिस वाज नॉट द बिग इशू। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मसला है, अच्छा ये ASD सॉल्यूशन है, आई डोंट नीड टू डिस्कस इट, उसमें सेम चीजें हैं। पहले आपने डेड लोड 0 लिया, जब सेक्शन सिलेक्ट किया तो फिर वो आपने उसका डेड लोड वो रिकाउंट किया और फिर उसको अगेन आपने उसको चेक कर लिया, ठीक है। तो द थिंग इज के आपकी ये जो वही ASD के लिए शेयर भी उसी के साथ जो है वो टेबल में गिवन है, शेयर स्ट्रेंथ फॉर जो है ना ASD के हवाले से, तो वो भी आपके पास मौजूद है। उसमें सेम वाइज जो है ना इसकी जो LRFD की जो कैलकुलेशंस है वो ASD के लिए कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ये एक एग्जाम्पल है, तो दिस इज द इशू फॉर अस। ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल ये कहता है जी कि हमारे पास बीम है जिसकी जो है वो दो कंसंट्रेटेड लाइव लोड्स हैं 20 किप्स, जो क्वार्टर पॉइंट्स पे जो है वो उसके ऊपर बीम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो है वो L/240 से आगे ना जाए, लेटरल सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एंड पे है। इट मींस कि ये जो 24 फीट है ये टोटल की टोटल अनब्रेस्ट लेंथ है। यूज A992 स्टील एंड सिलेक्ट अ W शेप। अच्छा, अब आपका ये जो मामला है वो मामला देखें। अब इसमें जो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनेगी, अगर मैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है। जो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो ये जो 20 है, ओके, ऑफ कोर्स इसने भी जो है वो 20 होना है। तो ये जो है वो आपकी क्या होगी, ये कांस्टेंट जाएगी और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट आके ये यूं स्ट्रेट हो जाएगी। ये हमने की हुई है बेंडिंग डायग्राम इस की, जिसमें जो है वो आपकी जो बेंडिंग है वो आपकी जो बेंडिंग है वो प्योर बेंडिंग है। इस पोर्शन में आपको याद होगा आपने जो है ना वो प्योर बेंडिंग के हवाले से जो है ना वो प्रॉब्लम्स की होंगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो इस तरह की एग्जांपल आपने वहां पे की होगी। तो क्योंकि इसमें शेयर भी जीरो हो जाता है ना, इस वजह से ये प्योर बेंडिंग है, इसमें शेयर जीरो हो जाता है। क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम अगर आप इसकी बनाएं तो शेयर फोर्स डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, इसकी शेयर फोर्स डायग्राम आपकी इस तरह होके यूं होके देन ये जीरो हो जाएगी।
देन इसके बाद जो है वो यूं होके एंड देन यूं बनेगी इसकी शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये प्योर बेंडिंग हो रही है, यहाँ पे शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया होगा, या प्रीवियसली हमने इस तरह का एग्जांपल जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी किया था, तो वहां पे भी ये चीज हमने डिस्कस की थी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारा ये जो बीम है वो लेटरली कंटिन्यूसली लेटरली सपोर्टेड नहीं है। तो हमारे पास ये जाहिर सी बात है, अब हमारा जो मामला है वो एल बी वाला मामला जो है वो आ गया है। अब इसमें ये जो सी बी है, ठीक है, सी बी को स्टिल हम जो है वो यूनिफॉर्म जो है ना मोमेंट के हवाले से कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम पीछे जाएं तो आप हाफ पोर्शन की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, अगर आप हाफ पोर्शन लें उसका, ठीक है, सॉरी इसका ये जो हाफ पोर्शन है, ठीक है, ये वाला हाफ पोर्शन है, तो आप इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखें तो ये इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो जो है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहता, ठीक है। तो आप इसको जो इसमें भी जो है वो सी बी की वैल्यू जो है वो आप 1 ले सकते हैं स्टिल, ठीक है। अगर आप इसकी सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करना भी चाहें तो वो कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि सी बी इसका एक तो मैक्सिमम मोमेंट होगा वो 0 है इसमें यहाँ पे, ठीक है। सॉरी इसका जो मैक्सिमम मोमेंट है आपका वो आपका सेम आएगा जो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी सेम है मोमेंट, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी मोमेंट आपका सेम आना है, ठीक है। क्योंकि इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखें कैसे बनती है, इस तरह जाके और इस तरह जाके ये हो जाती है, तो हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट सेम है, इस पे भी वैल्यू सेम आएगी बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पे भी सेम आएगी, इस पॉइंट पे भी सेम आएगी, थ्रू आउट सेंटर पे भी जो है वो सेम आएगी। तो आपके ये जो सी बी की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। तो आप ये देखिए एलआरएफडी सॉल्यूशन के लिए आप कहेंगे जी जो फैक्टर्ड जो मोमेंट है, लोड मोमेंट है, वो आपने पहले इसका जो है वो कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप। तो इसमें आपके पास ऐसी बात है बीम का डेड लोड तो है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 20, ठीक है। वो किस तरह होगा जी, वो इस तरह होगा कि आपका ये बीम है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपका इसका, वो रिएक्शन जो आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका जो है वो मैक्सिमम मोमेंट है, ठीक है, आप इसका जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कहाँ आएगा, सेंटर पे आएगा ना, या उस कॉर्नर पे आए तब भी सेम है। तो ये जो होगा वो 20 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 फीट, ये वाला जो इसका जो लिवर आर्म होगा, मैं इसको थोड़ा आपकी आसानी के लिए, ये जो लिवर आर्म है वो आपका कितना होगा, 12 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो मैक्सिमम मोमेंट है, जो अल्टीमेट मोमेंट है या मैक्सिमम मोमेंट है, उसकी वैल्यू क्या आएगी 20 इंटू 6, और ये जो आप 1.6 देख रहे हैं ये फैक्टर है आपका, लोड फैक्टर है एलआरएफडी का। तो टोटल मोमेंट आपका कितना हो जाएगा 192 फीट केप हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो 192 फीट केप है, अच्छा एक चीज जो है आप देखें कि इसमें इसने जो 20 इंटू 6 किया हुआ है, तो मैंने अभी आपको जो चीज दिखाई वो 20 है, तो आपके पास आपको पता है कि एक तो ये मोमेंट है और एक तो है वो, मतलब ये एक तो ये यहाँ से क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये जो यहाँ से मतलब यहाँ पे जो मोमेंट है एक तो ये वाला जो क्लॉकवाइज है, ओके, और ये जो है यहाँ से इस फोर्स की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मतलब मोमेंट यहाँ पर भी सेम होगा तो इस पॉइंट पर भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो उसने जो है वो अपनी ईज के लिए 20 इंटू 6 का जो है लिवर आर्म लिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा है, आई डोंट नीड टू डिस्कस दीस थिंग्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब इस पॉइंट पे आपका जो फैक्टर लोड मोमेंट है वो 192 फीट केप है। अब हम जाएंगे बीम डिजाइन चार्ट्स पे। अच्छा बीम डिजाइन चार्ट पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि बीम डिजाइन चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है, डिस्कस भी करूं और डिटेल में डिस्कस करूं। बीम डिजाइन चार्ट जो है वो बीम डिजाइन चार्ट आपका मतलब हर सेक्शन के लिए इस तरह का कर्व जो है ना उसमें बना हुआ, ये W14/24/146 जो है ना वो जिसकी FY50 के SI है, शेप जो है ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो आपने इसका ये जो कर्व है वो आपको उस बीम डिजाइन चार्ट में मिलेगा, इसी सेक्शन का W24/146 का। इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपको पता है कि ये LP तक पहुंचा, फिर ये डाउन होगा, ठीक है, और क्योंकि जैसे जैसे अनब्रेस्ट लेंथ बढ़ेगी जाहिर सी बात उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब आप देखें इसमें एक जो चीज नोट करने वाली है वो नोट ये करनी है कि देखिए ये यहाँ पे सॉलिड सर्किल है और ये यहाँ पे हॉलो सर्किल है। सॉलिड सर्किल जो है कर्व पे, वहां पर जब आप कर्व देखेंगे वहां पे LPLR नहीं लिखा हुआ,
वहां पे अनब्रेस्ड लेंथ की वैल्यूज लिखी हुई है। तो ये जो सॉलिड सर्किल है वो आपका जो है वो एलपी को डिफाइन करता है कि ये यहाँ से एलपी की लिमिट जो है वो शुरू हो गई है, और ये जो होलो सर्किल है वो एल आर को डिफाइन करता है कि यहाँ से सेक्शन की एल आर की जो है ना वो लिमिट जो है वो अनब्रेस्ड लेंथ की वो शुरू हो गई है। आपको पता है कि जैसे जैसे ये जो है वो लेंथ अनब्रेस्ड लेंथ बढ़ेगी, एल आर से ग्रेटर होगी तो शेप की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और एल पी से भी अगर जो है वो बढ़ेगी तब भी शेप की वैल्यू कम होगी। मीन्स ये इस तरफ जैसे जैसे जो है वो बढ़ती जाएगी अनब्रेस्ड लेंथ आपकी वो कम होती जाएगी। यहाँ पे इलास्टिक जो है वो आपकी जो होगी वो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग होगी, और यहाँ पे जो है वो इस जोन में दरमियान जो वो इन इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग होगी। इस चीज को हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह के कर्व जो है ना वो हर शेप के आपके पास वहां पे बीम डिजाइन चार्ट में जो है वो गिवन है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है कि आपने उसको अनब्रेस्ड लेंथ और के जो आपकी बीम की अनब्रेस्ड लेंथ है उसको देख के, और जो आपको अल्टीमेट मोमेंट है उसके हवाले से देख के आपने जो है वो शेप को सिलेक्ट करना है। लेकिन इसमें भी जो है वो कुछ जो चीजें हैं वो डिस्कसेबल हैं। वो ये है कि आपका ये जो बीम डिजाइन चार्ट है, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ अभी बीम डिजाइन चार्ट के ऊपर। सारे डिजाइंस को ड्राइंग्स को पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप बीम डिजाइन चार्ट जो है वो टेबल 3-10 है आपका, ठीक है, मैं तो इसको जरा फास्टली जो है वो फॉरवर्ड करूं। टेबल जो है वो आपका 3-10 जो है वो आपका बीम डिजाइन चार्ट्स का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बीम डिजाइन चार्ट जो है वो डब्ल्यू शेप का यहाँ से शुरू हो गया। एक चीज देखें आप हर चार्ट पे, अब ये जो यहाँ पे ये चीज में हर पेज के ऊपर ये जो है ना बता रहा है कि एलआरएफडी के लिए ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इंक्रीमेंट का मकसद है ये वाला जो बॉक्स है वो 150 किप फिट है इस पेज पे। अगले पेज पे ये मुख्तलिफ होगा। ठीक है, और आपका ये जो एएसजी के लिए है, और ये आपका जो एएसजी के लिए है, मैं जरा इसको नीचे ले आता हूं। एएसजी के लिए जो है वही इंक्रीमेंट आपकी कितनी है, आपकी वो 100 किप फिट है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखें, जाहिर सी बात है इसकी जो होगी वो अनब्रेस्ड लेंथ है। ये जो देखें सॉलिड सर्किल, इट मींस के यहाँ से उस सेक्शन की एलपी की लिमिट जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये हॉलो सर्किल देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी एलआर की जो है ना वो लिमिट शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है एलपी ग्रेटर देन एलपी और बिटवीन एलआर हो, या वो नॉमिनल स्ट्रेंथ आप उसकी लेंगे, उसी स्ट्रेंथ को देखते हुए आपने उसको जो अनब्रेस्ड लेंथ जितनी है आपने उसको डिजाइन कर लेना है। ठीक है, ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आपके पास देखिए ये, अच्छा, यहाँ पर भी जो इंक्रीमेंट है बॉक्स की, जो ग्राफ का जो स्केल है वहां पर स्केल डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी स्केल जो है वो देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि हर इंक्रीमेंट जो है 4 फीट है। इट मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 8 होगा, ये क्या होगा 12 होगा, 16 एंड देन आपका ये 20 हो गया। इसी तरीके से आपका जो बीम डिजाइन चार्ट का जो हर पेज है उसके ऊपर इंक्रीमेंट जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो इंक्रीमेंट है आपके यहाँ पे क्या बता रहा है, देखें यहाँ पे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट आप क्या देखिए 60 किप फिट हो गया, जो वहां पे 150 था। ठीक है, और अगर आप उसकी जो है वो अनप्रेस्ड लेंथ के ऊपर आए तो उसका जो स्केल है वो वहां पे 4 फीट था, तो यहाँ पे जो है वो ये क्या हो गया 1 फीट हो गया। तो आपको इसने आपको हमेशा जब भी किसी पेज पे जाना है बीम डिजाइन चार्ट के, तो इन चीजों को जरूर मद्देनजर रखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने जो है जो बीम डिजाइन चार्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो कर्व जो है वो डॉटेड हैं, कुछ कर्व जो है वो आपके क्या हैं सॉलिड कर्व्स हैं। ये सॉलिड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं जब हम अपना एग्जाम्पल के लिए जो है वो शेप सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं जी। अच्छा, अब हमारा जो ये जो चीज है वो ये कहती है कि आपने क्या, आपको रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी अल्टीमेट जो फोर्स है, जो लोड है वो आपका कितना है 192 फीट किप है, और आपकी जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 24 फीट है। वो बीम की अनब्रेस्ड लेंथ है जो आपकी 24 फीट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने बीम डिजाइन चार्ट में एंटर हो जाना है। मैंने वर्ड फाइल एक बनाई हुई है आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, तो उस वर्ड फाइल में अगर आप देखें, मैं जरा इस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, हमारी आसानी के लिए। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैंने वो पिक्चर जो है बीम डिजाइन चार्ट की वो वहां से ले ली थी। ठीक है, वो पिक्चर जो है वो देखिए यहाँ से मैंने वो कॉपी करके आसानी से इस लाइन को मैंने यहाँ, हमारी जो अनब्रेस्ड लेंथ है, प्लीज आप इस चीज को नोट कीजिएगा, ये हमारी अनब्रेस्ड लेंथ है वो 24 है। ठीक है, हमारा जो अल्टीमेट लोड है वो 192 है, तो इस वजह से हम इसी पेज पे आ गए थे डायरेक्ट।
अच्छा, अब हम जो है वो देखिए, अब हमने आप देखें कि यहाँ पे इस डॉटेड कर्व, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कितनी है, अल्टीमेट फोर्स हमारा कितना है, देखें अल्टीमेट फोर्स हमारा 192 है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि हमने उस इन कर्व को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये अगर अगर हमें रुकना होता तो 192 पे रुक जाते, यहाँ पे W10/54 पे रुक जाते, लेकिन हम नहीं रुके हैं। क्यों नहीं रुके हैं? इसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि हमारी उसी रेंज में ये जो सेक्शन है वो हमारा W12/53 है, जो कि स्ट्रेंथ हमें ज्यादा दे रहा है। वो कितनी दे रहा है? वो आपकी ये जो 210 से कम है, वो इसका हमें स्केल देखना पड़ेगा। इसका स्केल कितना है जी? इसका स्केल जो है वो 1.5 किप फिट है। इट मींस के 204, 205.5, 206 और 207.5 जो है, 208 जो है वो आप इसको ले लें, ठीक है। वो आपकी जो है 206 आप इसको ले सकते हैं। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। आपको स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा दे रहा है, जबकि आपको रिक्वायर्ड 192 थी। अच्छा, ये से यही हमने जो है वो सॉलिड लाइन हमने क्यों सिलेक्ट की, वो नीचे जो डॉटेड लाइन थी वो हमने क्यों नहीं सिलेक्ट की। आप देखें ये सेक्शन क्या है, W10/54 है, जबकि वो जो ऊपर जो सेक्शन है वो आपका कौन सा W12/53 है। मीन्स के ये शेप जो है वो लाइट है, ठीक है, इकोनॉमिकल है, और हमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा दे रहा है। तो इट मीन्स के याद रखिएगा, हमेशा जो आपका ये जो पॉइंट है, ये जो उसी पॉइंट पे ये डॉटेड कर्व है, जो राइट जो साइड है आपकी जो चार्ट की, वो आपकी इकोनॉमिकल सेक्शन है। वो जो जो आपका ये जो सॉलिड लाइन है वो इकोनॉमिकल शेप देगा उसी ही अनप्रेस्ड लेंथ के जो है वो एक्सिस में, ठीक है। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है डॉटेड लाइन को इग्नोर करना है और सॉलिड लाइन की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिकल शेप देगा और हायर स्ट्रेंथ देगा। ओके, तो लेट्स बैक टू द लेक्चर। तो आपकी ये जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई? 209 फिट के पा गई, जो सेक्शन है W12/53 की अगेंस्ट जो है वो 24 फिट के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम सेम चीज करेंगे जो पहले हमने जो प्रैक्टिस की है। अब आप डेड लोड आपके पास आ गया, तो आपने अल्टीमेट मोमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ वेट जो है वो बीम का 53 जो है वो आपने जो है वो रख के करना। तो आपकी जो अब जो अल्टीमेट मोमेंट है वो कितना है आपका? 197 है इंस्टेड ऑफ 192। आपका कितना गया? 197। स्टिल यू आर सेफ, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 209 फिट के पे है। अब इसके बाद हमने क्या चेक करना है जी? अब इसके बाद हमने इसको शेयर में चेक करना है कि हमारे पास ये शेयर में प्रॉब्लम ना कर रहा हो। अल्टीमेट शेयर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्टीमेट शेयर आपको पता है कि एक तो आपकी ये जो शेयर है इसकी, वो शेयर जो है वो 20 है, ठीक है। एक तो है वो इन पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड की वजह से, एक जो है वो शेयर जो है वो आपकी कितनी है? 20 है। एक जो शेयर होगी जो इसके जो अपने सेल्फ वेट की वजह से होगी, 0.05 समथिंग है, WL/2 जो होगा वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो वो उस वजह से आपने जो है वो ऐड करना है उसके ऊपर। वो कितना आएगा, मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए वो WL/2 है, 0.053 इंटू 24 WL/2, और ये जो फैक्टर है वो LRFD का, और ये 1.6 फैक्टर LRFD डेड लोड के लिए जो है वो आपका 1.2 डेड लोड के लिए, और ये उसके लाइव लोड के लिए फैक्टर है, ठीक है, 1.6। तो आपका ये जो शेयर है वो 32.8 फिट के पे है। अब आपको पता है आपके पास एक एडवांटेज है वो ZX टेबल का। आप ZX टेबल में जाएंगे, ठीक है, ZX टेबल में आप देखेंगे कि आपका ये जो शेप है W12/53, वो जो शेप है उसकी ये जो शेयर स्ट्रेंथ है LRFD के लिए वो कितनी है जी? 125 जो है वो आपकी LRFD के लिए है, ठीक है। 125 आपकी LRFD के लिए, ये देखिए यहाँ पे ये 125 है। इट मींस कि यू आर सेफ इन रिगार्ड ऑफ शेयर। आपकी ये जो मैक्सिमम परमिसिबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन है वो L/240 की लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके लिए जो लिमिट है वो हमारी जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू है 1.2 इंच आ रही है, ठीक है। 1.2 इंच आने के बाद आपने क्या करना है? डिफ्लेक्शन जो है वो चेक करनी है। डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आपके पास एक जनरल फॉर्मुलेशन है। मैंने ये जो आपका ये मैनुअल में गिवन है ये टेबल्स, मैंने वहां से ये जो है वो ले लिया है, ठीक है। तो आप देखें कि ये इसकी जो है वो डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन की, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे कैलकुलेशन करने की ये जनरल इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है। या आप कॉन्जुगेट बीम मेथड यूज करें, आप इसको यूनिट लोड मेथड यूज करें, वॉट एवर मेथड डू यूज, आई डोंट माइंड, ठीक है। आप हम तो यहाँ पे जो है वो क्विक कैलकुलेशन के लिए हमने ये चार्ट को देख लिया है, ये इक्वेशन है यहाँ से देख ली है। तो आपके पास जो है वो
जो वैल्यू है रिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन की वो कितनी आती है 1.11 एंड दैट इज लेस देन 1.2। इट मींस कि हमारा जो शेप है वो हमारा सर्विसिबिलिटी लिमिट में भी ओके है। तो इट मींस कि हमारे इस लोडिंग के अगेंस्ट W12/53 इज ओके। ओके, तो इस तरह आपने देखा कि ये जो एलआरएफडी के कैलकुलेशंस हैं, आपको पता है ऑफ कोर्स एएसजी के लिए कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं है सिवाय फैक्टर्स के, और जो आपका जो शेयर जो स्ट्रेंथ का जो सेफ्टी फैक्टर है उसके, लोड फैक्टर तो इसमें है नहीं। तो इसी तरीके से शेयर के लिए भी आपने कैलकुलेशंस कर दी है। ठीक है, ये जो सारे के सारे बीम डिजाइन चार्ट हैं ये याद रखिएगा, ये जो CB है वो जो मोमेंट ग्रेडियंट 1 के लिए वहां पे डिजाइन है। ठीक है, अगर आपके बीम में मोमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, आपके बीम की CB की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है, तो भी आप ये जो है वो चार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, जो आपका अल्टीमेट मोमेंट आएगा, जो आप लोड मतलब फैक्टर्ड मोमेंट जो आएगा, लोड आएगा, उसको पहले CB की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, फिर आप जाएंगे चार्ट में सेक्शन लेंगे, फिर सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको फिर आप क्या करेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अभी हम इस एग्जांपल 5.12 में ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने ये पहले एग्जांपल रखा है, लेकिन पहले हम चलते हैं, हमारा ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है A99 5.12। ये एक हमारा देखिए, इसमें जो है वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो सॉरी बेंडिंग मोमेंट की जो इसकी जो आपको पता है कि ये जो बनेगी हमारी ये जो इसमें जो है वो सॉरी मैं कह रहा हूँ, इसकी जो बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम बनेगी वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी ऑफ कोर्स। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि इसके ऊपर ये दो किस्म के जो है वो लोड एक्ट कर रहे हैं। तो आपका ये जो सेक्शन है, मैं थोड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख लेता हूँ। A992 स्टील है, FY आपकी 50 KSI है, वी आर गुड विद दैट। ये जो आपने सिलेक्ट करना है रोल शेप, उसके लिए बीम के लिए कंसंट, इसमें अब कोई आपके पास कोई बाइंडिंग नहीं है, आप डब्ल्यू शेप हो, चैनल हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वी आर इजी विद द डब्ल्यू शेप। ठीक है, सर्विसेबल लाइव लोड जो है आपका और यूनिफॉर्म लोड, सर्विसेबल लाइव लोड जो है 30% डेड लोड के है और 70% जो है वो आपका लाइव लोड के है। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड जो है आपका, ये जो कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है, उसमें जो है वो लाइव लोड है कंसंट्रेटेड लोड, और यूनिफॉर्म लोड जो है वो मतलब कंसंट्रेटेड लोड का 70% आपका जो है वो लाइव लोड है और 30% का जो डेड लोड है। अभी हम इसको इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको देखेंगे, डिफ्लेक्शन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मींस वी डोंट हैव टू गो देयर। ठीक है, और लेटरल जो स्ट्रेनिंग है आपकी, ये जो एक्स है, ये दो सिर्फ इन पॉइंट्स पे, इट मींस कि आपकी अनप्रेस्ड लेंथ जो है वो 24 है। अब पहले पहले आपने क्या करना है कि आपने ये 9 किप का ये जो कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है और 3 किप पर फिट जो है वो आपका ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसमें 30 एंड 70% की वो डिस्ट्रीब्यूशन है। वो किस तरह है, डेड लोड 30% है, लाइव लोड जो है उसका 70% हमने लेना है। ठीक है, अच्छा, बीम का जो अपना जो सेल्फ वेट है वो जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास शेप ही नहीं है तो हम उसको नहीं ऐड कर सकते। तो आपने क्या करना है कि 0.9 किप पर फिट जो है वो डेड लोड और 2.9 किप पर फिट लाइव लोड, अल्टीमेट लोड जो है वो 4.44 जो है वो किप पर फिट होगा। जो अगर हम उसको फैक्टर जब लगाएंगे तो आपका जो फैक्टर आएगा वो 14.4 किप्स आएगा। इट मींस के ये जो है वो हमारा फोर मतलब डेड लोड को जो अगर हम देखें, अल्टीमेट लोड सॉरी, ये जो डब्ल्यू अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 4.44 किप पर फिट हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा जो कंसंट्रेटेड लोड है वो 14.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 एंड 30% वाली कैलकुलेशन की वजह से जो है वो ये इस तरह का मामला इसका हुआ है। ओके, अच्छा, अब जो है आपने क्या करना है, आपने जो है वो आपके पास ये बीम आ गया, आप इसका जो है वो मोमेंट जो है वो आपने एक जनरल मोमेंट की इक्वेशन जनरेट कर ली, CB की कैलकुलेशन आपने करनी है जी। तो ये जनरल मोमेंट की इक्वेशन इसने जो है वो यहाँ पे जनरेट कर दी है इस बीम के लिए। आप एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे तो आपको उस लेंथ के लिए मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं भाई, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका ये जो फॉर्मूला है आपका CB वाला, वो आपका एक तो मैक्सिमम मोमेंट एट फर्स्ट क्वार्टर, मोमेंट एट थर्ड क्वार्टर, और मोमेंट एट सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पे। ठीक है, अच्छा, अब आपका ये जो देखें मोमेंट जो है वो आपका ए पे है, वो आपका क्या होगा जी, आपका 3 फिट है। अब इसको जरा पीछे जाएं, अगर हम देखें
तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो 24 है, ठीक है। L/3 अगर हम करें, सॉरी, अगर हम इसको जो है वो पहले इसको जो है वो हम देख लेते हैं कि आपका ये जो CB वाला जो कैलकुलेशन है, सॉरी मैं ये जो CB की अगर हम जाएं यहाँ पे, ये एक जनरल फॉर्मेट है। ये देखिए, एब्सोल्यूट मोमेंट एट द क्वार्टर पॉइंट ऑफ द अनब्रेस्ड लेंथ और एट द मिड पॉइंट ऑफ द अनब्रेस्ड लेंथ और जो है वो 3 क्वार्टर पॉइंट ऑफ द अनब्रेस्ड लेंथ है, ठीक है। तो आपकी ये जो क्वार्टर पॉइंट है इसका, अनब्रेस्ड लेंथ का जो क्वार्टर पॉइंट है आपका, वो क्वार्टर पॉइंट जो है आपका कितना है, MA जो है वो आपका 3 फीट है, MB जो है वो आपका 6 फीट है। आपने इसको 4 हिस्सों में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो आपका पहला जो क्वार्टर है वो MA जो है वो 3 फीट है, ठीक है। अच्छा जी, 3 फीट के बाद जो है वो आपका ये 6 फीट है, 9 फीट है, ठीक है। आपने ये जो मोमेंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, मैं इस पे ऊपर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है, आपको पता है इन चीजों का। बल्कि इसमें तो और भी आसानी है आपके लिए, इसने जो है वो रिएक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है 60.48, ये भी फैक्टर्ड शेयर की वैल्यू है, ठीक है। तो आपकी ये जो CB की वैल्यू जो आ रही है वो जनाब वो आ रही है 1.36, ठीक है। 1.36 जो है वो आपकी CB की वैल्यू है, ओके। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि ये जो 1.36 है और आपकी ये जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो कितनी है, 12 फीट है, ठीक है। अब आपकी अनब्रेस्ड लेंथ जो है वो 12 फीट है और ये बेंडिंग मोमेंट को आपने क्या करना है, अल्टीमेट मोमेंट को आपने पहले CB से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपकी 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप आपकी स्ट्रेंथ जो बन गई वो बन गई 299 फीट के। CB1 के लिए आप जाएंगे 299 फीट किप के लिए जाएंगे। हम चलते हैं अभी हमारा जो चार्ट है, बीम डिजाइन जो चार्ट है, आप याद रखिएगा कि अनब्रेस्ड लेंथ हमारी कितनी है, अनब्रेस्ड लेंथ है हमारी 24, ठीक है। सॉरी, अनब्रेस्ड लेंथ जो है वो हमारी 12 फीट है, ठीक है। 12 फीट के लिए जो है, मतलब इस देखिए आप, मैं इसका जो प्रॉब्लम है, सॉरी, जो मैं समझने में कासिर रहा वो ये था कि हमारी ये जो देखें लेटरल ब्रेसिंग जो है वो इस सपोर्ट पर भी है तो मिड पॉइंट पर भी लेटरल ब्रेसिंग है, ठीक है। तो इसमें अनब्रेस्ड लेंथ जो है वो 12 फीट है। सो सॉरी, मैं इसको मेंशन करना भूल गया। तो आपकी जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो आपकी कितनी है, 12 फीट है, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, आप चार्ट में जाएंगे, बीम डिजाइन चार्ट में, आपके पास जो अल्टीमेट मोमेंट है वो आपको जो है वो कितना है, आपका 299 है। तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप इस जगह पे देखें जो बहुत हैवी वैल्यूज हैं, आप नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाकर आपने इसको देखना है, आपको जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ इतनी नहीं चाहिए जितनी ये यहाँ पर है, ठीक है। तो जनाब ये आपकी जो है, अच्छा जी, अब देखें ये यहाँ पर है जो है वो आपकी अनब्रेस्ड लेंथ कितनी है जी, अनब्रेस्ड लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, 12 है, ठीक है। अनब्रेस्ड लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, 12 है। और आपका ये जो मोमेंट है वो वैल्यू कितनी है आपको रिक्वायर्ड है, 299 है, ठीक है, 299 है आपका। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि अब आप इस लाइन को यहां से ले जाएंगे और जाहिर सी बात है अब जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है उससे तो आगे जा रहे हैं, लेकिन आप डॉटेड लाइन को नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये सॉलिड कर्व है, सॉलिड कर्व है तो इसकी ये लाइन जो है वो स्ट्रेट जाएगी। अगर स्ट्रेट ना हो तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, ठीक है। तो ये जो शेप होगा वो W21/48 आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। W21/48 जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ऊपर जाएं तो ऊपर जाने के बाद इसका अगर आप स्केल देखें तो 3 किप पर फिट जो है वो 3 किप फिट जो है वो इसकी इंक्रीमेंट है, ठीक है। इट मींस के मैं नीचे अगर आऊं तो आप देखें यहाँ पे कि 300 है, 303, 6, 9 और ये कितनी होगी, 12 हो गई, ठीक है। इट मींस के इस सेक्शन के अगेंस्ट आपके पास 312 या 11 किप्स जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको CB से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपने, अगेन इसको CB से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हमने इसको जब CB से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल डिजाइन स्ट्रेंथ इस सेक्शन की कितनी आ गई, 423 फिट किप्स आ गई। लेकिन यहाँ पे जो है आपने एक चीज का ख्याल जरूर रखना है, वो जो है वो ख्याल रखना है कि आपके शेप की एक्चुअल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि देखिए ये जो शेप है इसकी ये जो LP के ऊपर जो वैल्यू है
मतलब यहाँ पे जो है वो MP के ऊपर यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ये ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम हमारा जो ये शेप है W हमारा जो शेप है 21/48 है, इसको अगर ऊपर जाए W 21/48 है, तो जनाब अली आप देखें W 21/48 की ये चीज देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये जो है वो इसकी LP की लिमिट स्टार्ट हो रही है और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सेम पेज पर है, हम 93, 96 और 96.97 है इसकी मैक्सिमम। लेकिन हमारे CB के फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये जो कितनी आ रही है 423 आ रही है, लेकिन एक्चुअली कितनी है इसकी 398 है। इट मीन्स के इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है आपकी 398 है। 423 आप ले ही नहीं सकते, उसकी शेप की इतनी वैल्यू है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे 398 फिट किप लेंगे इंस्टेड ऑफ 423, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, उसके बाद आपने ये करना है कि इस ये फैक्टर्ड स्ट्रेंथ है, आपको कुछ भी नहीं करना। अल्टीमेट मोमेंट जो है वो कितना है आपका, वो 406.1 के फिट किप है, ठीक है। आप अगर पीछे स्लाइड में जाएं तो सॉरी 406.1 जो है वो आपका अल्टीमेट मोमेंट है। सो वी आर नॉट सेफ विद दैट, ठीक है। हम क्या करेंगे, उससे जो है वो नेक्स्ट जो सॉलिड कर्व जो होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे W18/55। वो जो W18/55 है, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। अनप्रेस्ड लेंथ जो कि हमारी 12 है, तो वो W यहाँ अगर हम नीचे आए, सॉरी मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, W12 बाय हमारी अनब्रेस्ट लेंथ जो है 12 है, ठीक है। W21/48 के बाद हमारी ये जो कर्व आ रहा है वो कर्व कौन सा आ रहा है हमारे पास, W18/55 आ रहा है, देखिए ये वाला। इस कर्व के बाद जो है ये अगर स्ट्रेट हम जाएं तो W18/55 है और ये यहाँ पर टच करेगा तो 330, इसकी जो इंक्रीमेंट है वो सेम है 3 है, तो 33 एंड 36 है, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। तो हमारे पास अगर आप देखें, अगर आप इस शेप को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो W18/55 की जो स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, W18/55 की जो स्ट्रेंथ है, आई डोंट नो ये मेरे पास जो इसकी हाइलाइटर था वो कहाँ चला गया, तो वो 335 या 336 जो है वो फिट किप है CB1 के लिए। आप इसको CB से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 456 फिट किप है, जो कि इसकी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो 420 किप्स फिट किप्स है। तो ये उससे क्या है आपका 456 जो है वो फिट किप्स से आपका ये जो MP की जो वैल्यू है वो इससे भी ग्रेटर है, ठीक है। तो आप इस चीज को देखेंगे जी कि आपकी ये जो 420 फिट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप इसकी 420 फिट की ले सकते हैं, तो वो आपने ले ली 420 फिट की, 456 बनती नहीं है उसकी जो। ये ZX टेबल में भी आप देख सकते हैं जाके, इसी शेप का W18/55 पे ZX पे जाएं और इसी शेप को जाकर देखेंगे तो 5BMP आपको मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा इसका पर्पस क्या है, तो वो आपका कितना है 420 फिट के, इससे एक्सीड सेक्शन की स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। तो आपकी कितनी अल्टीमेट मोमेंट आपका 406.1 फिट किप है, तो आपने जो है वो आपका स्ट्रेंथ वाइज वो ठीक है। आप आपने क्या किया, मोमेंट उसका अल्टीमेट मोमेंट रिकैलकुलेट करेंगे इंसर्टिंग ये जो डेड लोड है 0.00555 का, तो आपकी ये जो मोमेंट की वैल्यू अगेन वो 411 आ जाती है, लेकिन वो 420 से कम है। इट मींस कि वी आर ओके विद द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। आपने फिर शेयर ZX टेबल में जाना है, इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो देखनी है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम शेयर है पहले वो देख लेनी है जी। वो आपकी WL/2 एक तो 60.48 का है, ये तो हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, लेकिन W डेड लोड की वजह से शेयर आएगा, वो जो शेयर है वो WL/2 है, और वो आपका जो आएगा वो टोटल मिला के हमारी अल्टीमेट शेयर 61.3 किप्स है। जबकि अगर आप इसकी स्ट्रेंथ ZX टेबल में देखें तो वो 212 किप्स है, और डिफ्लेक्शन में हमें इसने फ्री दिया हुआ है तो हम इसका डिफ्लेक्शन का चेक नहीं देख रहे। तो इट मीन्स के हमारा ये W18/55 का जो शेप है वी आर ओके विद दैट, ठीक है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सेम जो कैलकुलेशन है वो आपकी किसके लिए होंगी जी, ASG के लिए होंगी। ASG के लिए सेम कैलकुलेशन है, नथिंग इज डिफरेंट, तो उसमें भी आपको W18/55 वो भी गिवन है। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल जो है वो मैंने इसको जरा स्किप कर दिया था, वो सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप देखें इस एग्जाम्पल को, इसकी स्टेटमेंट को देखें
तो ये कहता है जी कि डब्ल्यू शेप सिलेक्ट करें, बीम की लेंथ जो है वो 30 फीट है और वो एंड पे लैटरली ब्रेस्ड है, इट मींस कि उसकी टोटल जो लेंथ है वो अनब्रेस्ड है। सर्विस डेड लोड 0.75 किप फिट है और सर्विस लाइव लोड जो है वो 34 किप कंसंट्रेटेड है सेंटर ऑफ द स्पैन पे। डिफ्लेक्शन के ऊपर अगेन कोई लिमिट नहीं है, एलआरएफ डीएसजी दोनों यूज करने हैं। आप शेप देखें तो इसकी जो फैक्टर्ड जो लोड है वो यहाँ पे कैलकुलेट हमने कर ली है, ठीक है। डेड लोड जो है वो इसका हमें गिवन है, लाइव लोड जो है वो यहाँ पे हमारे पास सर्विस डेड लोड तो लाइव लोड तो डेड लोड तो नहीं है, तो इसका जो है वो हमारे पास जो कंसंट्रेटेड लोड है, सॉरी कंसंट्रेटेड जो हमारे पास जो गिवन है वो लाइव लोड है और ये जो कंसंट्रेटेड सिर्फ डेड लोड गिवन है, लाइव लोड नहीं है। तो हमारे पास ये जो वर्टिकल जो है वो कंसंट्रेटेड लोड 54.4 आ गया और हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 0.9 आ गया। तो अल्टीमेट मोमेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 509.3 है। इसका शेयर यहाँ पे कैलकुलेटेड है। सेम इसका आपने सी भी कैलकुलेट करना है, सी भी यहाँ पे कैलकुलेटेड है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और आप बीम डिजाइन चार्ट में जाएंगे, इसके लिए जो बीम डिजाइन चार्ट के जो स्नैप्स हैं देखें वो मैंने ऑलरेडी इसी तरीके से जो है इस एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, तो आप इसके थ्रू इसको डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज फॉर द फ्लेक्सुरल मेंबर्स। ये जो भी हमारी जो कहानी थी वो फ्लेक्सुरल मेंबर्स की थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा जब सी बी डिफरेंट हो या सी बी सेम हो, बीम डिजाइन चार्ट्स को कैसे यूज किया जा सकता है। या जो ZX टेबल है, टेबल 3-2 है, उसको आप 3-1 है या 3-2 है, तो वो आप उसको जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी देखें बहुत आसान है। ये जो टेबल्स हैं अगर आप इनको थोड़ा वाइजली और ये जो सारी की सारी जो एहतियातें हैं वो अगर आप इसको चीजों को यूज करें उनको देखते हुए, तो वी आर वेरी इजी विद द डिजाइनिंग, ठीक है। तो लेट्स होप कि आपको ये समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क मी, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा लेक्चर है कनेक्शंस के ऊपर। सो सी यू देयर, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।